हुआ था उसने तब तक ठीक नहीं समझा बाहर आना जब तक कि वह सभी घनी झाड़ी में ओझल ना हो गए। उसने देखा कि सभी जा चुके हैं तभी वह कर्राता हुआ दर्द के मारे रेंगता हुआ तालाब से बाहर निकला और ज़मीन पर आ बैठा और बोलने लगा, क्या सत्यानाश किया है इन मूर्खों ने मेरे सुंदर शरीर का। जैसे तैसे वह अपने थिएटर तक पहुंचा और उसने फ़ौरन हकीम को बुलाने को कहा। हकीम आया, उसने उसका इलाज करा और थोड़ा आराम करने को कहा। फिर 2 दिन बाद थिएटर के मालिक ने फिर एक बदमाश को बुलाया जिसका नाम कातिल नंबर 1 था और उसने कहा, जाओ उस पोपटलाल और उसके साथी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। कातिल नंबर 1 पोपटलाल और उसके साथी की तलाश में चल पड़ा। वह घने जंगल की हर झाड़ियों टहनियों को हटा हटा कर देखता और कहता, कहीं ना कहीं तो ये भगोड़े छिपे होंगे। पोपटलाल और उसका साथी जंगलों की एक गुफा में छिपे थे। वह चोटिल हो चुके थे, उन्होंने आग जला रखी थी। तभी पोपटलाल बोला, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। किसी भी समय सीनियर किसी को भी हमारी तलाश में भेज सकता है, यहाँ रुकना अब ठीक नहीं है। तभी उसका साथी बोला, अभी मैं चलने फिरने की स्थिति में नहीं हूँ, अभी मैं नहीं जा सकता। तभी पोपटलाल बोला, ठीक है, अब जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे भी एक साथ। पोपटलाल ने गुफा का मुख्य द्वार टहनियों और पत्तों से छिपा दिया और अंदर आकर अपने साथी की देखभाल करने लगा और बड़बड़ाने लगा, मैं किसी भी परिस्थिति में यह सोने की चाबी कठपुतली थिएटर के मालिक के हाथ नहीं लगने दूंगा और मैं इस राज का पता लगा कर रहूँगा कि वह दरवाज़ा कहाँ है जो सोने की चाबी से खुलता है। और बोला, उस दरवाजे के पीछे ज़रूर कोई आश्चर्यजनक चीज़ है जो हमें सुखी बना सकती है। पोपटलाल और उसका साथी कातिल नंबर 1 के हाथ ना लगा। तभी अगले दिन सीनियर खुद ही उन दोनों की तलाश में निकल पड़ा। वह घने जंगल में अकेला निकल पड़ा और ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह एक पेड़ के पास थक कर बैठ गया और उसे भूख लगने लगी। तभी वह कह बोला, अब तो खाने का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। सीनियर को एक मुर्गी दिखाई दी। उसने झटपट उस मुर्गी को खाकर अपने पेट के चूहों को शांत किया। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद पोपटलाल और उसके साथी की तलाश में निकल पड़ा।